बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्टोरी का नाम है द शू ट्री। बहुत मज़ेदार कहानी है। चलें हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जॉन एंड मैरियन वर वॉचिंग देयर फादर डिग द गार्डन। जॉन और मैरियन अपने वालिद को गार्डन में खुदाई करते हुए देख रहे थे। इट वॉज हार्ड वर्क एंड आफ्टर वन वेरी बिग स्पैटफुल ही स्टूड अप। इट वॉज़ वेरी हार्ड वर्क, बहुत सख्त मेहनत का काम था। और वेरी बिग स्पैटफुल यानी एक बड़ा बेलचा चलाने के बाद ही स्टूड वो खड़े हुए, अप स्ट्रेट सीधे, एंड मॉब्ड हिज ब्रो और उन्होंने अपनी पेशानी जो है वो पसीने से साफ की। यानी थक गए, थकने की वजह से उन्होंने अपनी भवों पर जो पसीना आ गया उसको उंगली से साफ किया। लुक, डैडी हैज़ डग अप एन ओल्ड बूट। देखो, डैडी ने तो एक पुराना जूता खोद के निकाला है। सैड मैरियन, मैरियन ने कहा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट? अब आप इसके साथ क्या करेंगे? आस्क जॉन, जॉन ने पूछा। आई एम गोइंग टू बरी इट राइट हेयर। मैं इसे यहीं पर दफन कर दूंगा। बरी का मतलब होता है दफन करना, गाड़ दूंगा। सैड मिस्टर मार्टिन ने कहा। देयर इज एन ओल्ड वाइव्स टेल। पुराने ज़माने की बूढ़ियों की कहानी में कहा गया है, दैट से जिसमें कहा जाता है, इफ़ यू पुट एन ओल्ड शू अंडर अ रबर प्लांट। अगर आप पुराने जूते को किसी रबर प्लांट के नीचे अ, अ, मतलब अंडर, नीचे दफन कर देंगे, इट ग्रोज मच बेटर, तो वो दरख्त और बेहतर तरीके से ग्रो करता है। ये इसके वालिद हैं, इन्होंने खोद के जूता निकाला है। ठीक है, और ये जनाब इसका पीछे रबब का दरख्त है, ये इनकी अम्मी है। इसमें से एक मार्टिन है और एक जॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मारियन गिगिल्ड, मारियन ने मुस्कुरा के कहा या हंसते हुए कहा, विल द बूट ग्रो? क्या बूट खुद ग्रो करता है? वेल इफ इट डज, और हाँ अगर ऐसा हुआ तो वी विल हैव स्टीव्ड बूट फॉर टी। तो हम इस जूते के नतीजे में जो जड़ी बूटियाँ निकलेंगी उससे चाय बना के पियेंगे। एंड ही बरीड इट, और उसने उसे दफन कर दिया। लेटर इन द स्प्रिंग, बाद में बाहर के मौसम में, गैल्स ब्लिव डाउन। गैल्स कहते हैं आंधी वाली हवा को। आंधी वाली हवा चली और उसने ब्लिव डाउन द रबर, रबर के ये वाले दरख्त को तो गिरा डाला। एंड मिस्टर मार्टिन वेंट टू पिक द ब्रोकन स्टॉक्स, और फिर मिस्टर मार्टिन गए और उन्होंने टूटी हुई जो शाखें थीं और जो टूटा दरख्त था उसको वहाँ से उठाया। He noticed a new plant growing in the rubber patch. उन्होंने नोटिस किया कि उसी रास्ते पर, उसी नीचे एक नया जो है वो प्लांट ग्रो कर रहा है। He did not pull it up. उन्होंने वो दरख्त, वो जो पौधा था उसको नहीं निकाला। थ्रो, बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इट वाज, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये पौधा किस चीज़ का है, इसका नाम क्या है, ये किस टाइप का पौधा है। He looked all through his gardening book. उन्होंने जाके अपनी सारी गार्डन की किताबों में देखा, but he could not find anything like it. लेकिन उनको इस दरख्त की तरह का कोई दूसरा पौधा नहीं मिला। I have never seen a plant like this before. मैंने इससे पहले कभी इस तरह का कोई पौधा नहीं देखा। He told John and Marian. उन्होंने ये बात जॉन को और मारियन को बताई। इट वॉज रैदर एन इंटरेस्टिंग प्लांट। ये खुद प्लांट बहुत इंटरेस्टिंग था। सो ऑल्थो इट हैड सून पुश्ड अवे व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द रबर। ठीक है, अगरचे के जल्दी ही उसने बाहर निकाल डाला जो कुछ भी रबर के दरख्त में जो बाकियात थी, ज़मीन में रह गई थी, वो तो खुद बहुत बाहर आ गई। द मार्टिन लेफ्ट इट टू ग्रो, लेकिन उसने, मार्टिन ने इस पौधे को
चलने दिया। यानी जितनी भी बाकियात थी रबरब ट्री की, उसको तो मार्टिन ने निकाल के बाहर फेंक दिया, लेकिन इस पौधे को उसने नहीं उखाड़ा, नहीं तोड़ा। इट ग्रेव वेरी वेल, ये बड़े अच्छे तरीके से बढ़ता रहा। एंड बाय द फॉलोइंग स्प्रिंग, और अगले साल के बाहर के मौसम में, इट वॉज लाइक अ लिटिल ट्री, ये एक छोटा सा दरख्त बन गया। ओवर अ मीटर हाई, तकरीबन 1 मीटर इसका कद हो गया। इन द आटम ग्रीनिश वाइट फ्रूट अपीयर्ड, और फिर खिजा के मौसम में इसमें ग्रीन कलर के वाइट और ग्रीन मिले जुले फ्रूट उसमें लगना शुरू हो गए। एंड वेरी स्ट्रेंज इट वाज, और ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का पौधा था। आल नोबली एंड फनी शेप्स, सारे के सारे जो है वो नोब की तरह, बंद नोब होती है जो, उसकी तरह, और बड़े मज़े का खेज या फ़नी टाइप की शक्लों के चीज़ें जो है वो उसमें लगने लगी। दैट फ्रूट रिमाइंड मी ऑफ समथिंग, ये फ्रूट मुझे कुछ याद दिला रहा है। सैड मिसेस मार्टिन, अब उनकी बेगम साहिबा ने कहा। सून आफ्टरवर्ड्स शी रियलाइज व्हाट इट वाज, जल्दी ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये क्या चीज़ थी। इट इज़ लाइक बूट्स, बूट्स हैंगिंग अप इन पेयर्स बाय देयर हील स्टैब्स, ये दरख्त में जो चीज़ लगी हुई थी ये बूट्स की तरह थी, और बूट्स हैंगिंग अप, ऊपर लटके हुए थे, इन पेयर्स, पेयर की शक्ल में, बाय देयर हील स्टेप्स, उनकी एड़ियों, या जो जूते की हील होती हैं वो दरख्त के साथ अटैच थी। दे रियली आर लाइक्स बूट, ये तो वाकई बूट्स हैं। सेड जॉन इन अमेजमेंट, जॉन ने हैरान होते हुए कहा, टचिंग द फ्रूट, फ्रूट को टच करते हुए। डिड यू से बूट्स, क्या आपने जूते के बारे में कहा? सैड मिसिस ट्रिप ने कहा। द नेक्स्ट डोर नेबर पियरिंग ओवर द गार्डन वॉल, ये असल में उनकी पड़ोसन है मिसिस ट्रिप, वो गार्डन की दीवार के ऊपर से झांक रही थी। उन्होंने झांकते हुए बात सुन ली कि क्या आप लोग बूट्स के बारे में बात कर रहे हैं? यस, अवर ट्री इज ग्रोइंग बूट्स, हाँ हमारा जो दरख्त है वो बूट्स उगा रहा है। Why, my young Bobby is getting old enough for boots, उसने हैरान होते हुए कहा, मेरा जो छोटा बेटा है बॉबी, वो अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे जूतों की ज़रूरत है। सैड मिसेस ट्रिप ने कहा, कैन आई कम ओवर एंड हैव अ लुक, क्या मैं आ जाऊँ और कुछ ज़रा देख लूँ अपने बच्चे के लिए जूते? ऑफ कोर्स, कम एंड सी फॉर योर सेल्फ, हाँ आ जाएं और आप खुद देख लें। मिसेस ट्रिप कैम राउंड विद हर बेबी एंड इन हर आर्म्स एंड हेल्ड हिम अप अंडर द ट्री, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर आ गई और दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, अपसाइड डाउन, बिल्कुल उसके नीचे। जॉन एंड मैरियन हेल्ड अ पेयर ऑफ द फ्रूट अगेंस्ट हिज फीट, जॉन और मैरियन जो है वो उसके जूतों, उसके पैरों के बराबर जूतों का निशानदेही करने लगे। नॉट क्वाइट, सेड जॉन, अभी तो नहीं है इतने बड़े, सेड जॉन ने कहा। वाई नॉट कम बैक टुमारो, तुम ऐसा करो कि कल आओ, एंड सी इफ दे हैव ग्रोन एनी मोर, हो सकता है कि कल तक ये और थोड़े बड़े हो जाएं। मिसेस ट्रिप ब्रॉट बॉबी राउंड द नेक्स्ट डे, ठीक है, वो दूसरे दिन अपने बच्चे को ले आई, बट द फ्रूट वाज स्टिल टू स्मॉल, लेकिन अभी भी जूते बहुत छोटे थे। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के अख्ताम तक, तो ऑल द फ्रूट्स वाज बिगिनिंग टू रिपन, अगरचे के सारे जो फ्रूट्स थे वो अब पकना शुरू हो गए थे। टू अ शाइनी ब्राउन एंड वन डे अ पेयर सीम जस्ट द राइट साइज फॉर बॉबी, अब वो पककर जो है ब्राउन होना शुरू हो गए थे, और एक दिन ऐसा आया कि बॉबी की राइट साइज का पेयर उनको दिखाई दे गया। ये जनाब उस पौधे को देखकर अपनी बुक के साथ उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है कि ये दरअसल कौन सा पौधा है, किस टाइप का पौधा है। ठीक है, ये तस्वीर में ये दिखाया गया है। So Marian picked them and Mrs. Tripp put them on his feet. लिहाजा मारियन ने उसे तोड़ा और मिसेस ट्रिप ने उसे अपने बच्चे के पैर में पहना दिया। They were the perfect fit. वो बिल्कुल सही जूते फिट होकर आए। एंड बॉबी टोडल्ड
अप द गार्डन पाथ, और बॉबी उसको पहन के चलने शुरू हो गया गार्डन के रास्ते पर। जॉन एंड मारियन टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट इट, जॉन ने और मारियन ने अपने वालिदैन को इसके बारे में बताया। एंड मिस्टर मार्टिन सेड दैट एनीवन विद बेबीज, उसके वालिद ने ये ऐलान कर दिया कि जिसके पास भी अपने बच्चे हैं, वो नीडेड बूट्स, जो जिसको बूट्स की ज़रूरत है, शुड कम एंड पिक अ पेयर फ्रॉम द ट्री, वो आ सकता है और अपने बच्चे के लिए दरख्त से जूते तोड़ सकता है। एवरीबडी इन द विलेज सून हर्ड अबाउट द अमेजिंग शू ट्री, हर एक ने गांव में ये खबर सुनी इस हैरत अंगेज दरख्त, जूतों वाले दरख्त की। एंड द नेक्स्ट डे देयर वर क्राउड्स ऑफ वुमेन जॉसलिंग थ्रू द गार्डन, ठीक है, और अगले दिन जो है वो क्राउड आ गया औरतों का मटकता हुआ इस चलते हुए थ्रू द गार्डन गेट विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। सम लिफ्टेड देयर बेबीज अप हाई सो देयर लिटिल फीट कुड बी ईज्ड इनटू द शूज टू सी, कुछ ने अपने बच्चों को इतना ऊपर उठाया कि तोड़े बगैर ही जूतों को आसानी से चेक करने के लिए, इफ़ दे फिटेड, के ये फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अदर हेल्ड देयर चिल्ड्रन अपसाइड डाउन टू मेजर देयर फीट, और दूसरों ने नीचे ही से अंदाज़ा किया कि उनके बच्चों के जूते अगेंस्ट द फ्रूट, फ्रूट के सामने मिलाकर। जॉन एंड मार्टिन पिक दोज दैट वर लेफ्ट ओवर, जॉन और मार्टिन ने जो है वो बाकी जूते उठा लिए जो रह गए थे। एंड लेड देम ऑन द लान, और उन्होंने उसको लान में रख दिया। सो दे कुड पुट देम इन मैचिंग पेयर्स, ताकि वो मैच कर सकें अपने पेयर्स को, यानी उन्होंने तोड़ा और तोड़ के लॉन के अंदर सारे जूते रख दिए। देन द मदर्स हु हैड कम लेट, फिर बाद में जो ख़वातीन देर से आईं, जो अम्माएँ देर से आईं, सेट डाउन विद द चिल्ड्रन ऑन देयर लैप्स, उन्होंने अपने बच्चों को अपने गोद में बिठा के। एंड जॉन एंड मारियन वेंट बैक एंड फोर्थ, जॉन और मारियन आती रहीं, आगे पीछे होती रहीं, ब्रिंगिंग पेयर्स टू बी ट्राइड ऑन, उनके लिए वो जूते लाती रहीं जो फिट हों। अनटिल एवरी चाइल्ड वाज फिटेड, हत्ता कि सब बच्चों को कोई ना कोई जूता फिट आ गया। एंड एवरी शू फ्रूट वाज टेकन, और सारे शू फ्रूट जो है वो चले गए। बाय द एंड ऑफ द डे द ट्री वाज स्ट्राइप्ड बेयर, उस दिन के अख्ताम तक वो जो दरख्त था वो बिल्कुल नंगा हो गया, यानी बिल्कुल उसमें अब कोई फ्रूट नहीं थे। ऑन द वन ऑफ द मदर्स मिसेस वाइट, उनमें से एक माँ जिसका नाम मिसेस वाइट था, ब्राउट हर ट्रिपलेट्स, वो अपने ट्रिपलेट्स को लाई थी, यानी 3 बच्चे जो होते हैं एक साथ, उनको लाई। एंड फिटेड ईच वन विद अ पेयर ऑफ शू फ्रूट्स, और वो हर एक को उन्होंने एक जूता फिट करके पहना दिया था। व्हेन शी अराइव्ड होम, जब वो अपने घर पहुंची, शी शोड देम टू हर हस्बैंड, तो उन्होंने जूते अपने हस्बैंड को दिखा। आई गॉट देम फ्री फ्रॉम मार्टिन्स ट्री, मैं ये देखो लेकर आई हूँ फ्री में मार्टिन के दरख्त से। शी सैड, उसने कहा, लुक, देखो, द स्किन टफ, इसकी स्किन तो बहुत मजबूत है, लाइक लेदर, लेदर की तरह, चमड़े की तरह, बट इनसाइड इट इज़ रियली सॉफ्ट, लेकिन अंदर से ये बहुत नरम है। सो द शूज़ आर गुड फॉर चिल्ड्रंस फीट, इसी वजह से ये जूते बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। इज़न्ट दैट क्लेवर, ये बड़ी चालाकी की बात नहीं है कि मैं तीनों के जूते ले आई। मिस्टर वाइट स्टेयर्ड लॉन्ग, मिस्टर वाइट ने थोड़ी देर घूर के देखा, स्टेयर्ड घूर के देखा। एंड हर्ड एंड हार्ड एट हिज चिल्ड्रंस फीट, ठीक है, और बहुत सख्ती से घूर के जूतों को भी देखा और अपने बच्चों के पैरों को भी देखा। टेक दोज शूज ऑफ देम, ये जूते ज़रा उतार लो, ही सैड एट लास्ट, उसने बिलाखिर कहा। आई हैव गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है। द नेक्स्ट ईयर द ट्री प्रोड्यूस्ड बिगर फ्रूट, अगले साल उस फ्रूट जो लगे वो पहले के मुकाबले में बड़े थे। एंड बिकॉज द चिल्ड्रंस फीट हैड ग्रॉन, क्योंकि बच्चों के पैर भी बड़े हो गए थे, यानी पहले साल जूते छोटे लगे, दूसरे साल उससे बड़े लगे। दे आल फाउंड शूज़ टू फिट, सबको फिर शूज़ मिल गए फिट होने के लिए। ठीक है, देखें आप, ये जॉन जो है वो इनको तोड़ तोड़ के दे रहा है सबको आगे। एंड दैट वाज व्हाट हैपेंड एवरी ईयर, और बिल्कुल ऐसा हर साल होता रहा। द शू फ्रूट ग्रेव टू मैच द ग्रोइंग फीट, शू के जो फ्रूट थे वो बढ़ते रहे बच्चों के, बढ़ते हुए बच्चों के पैरों के साथ साथ।
देन वन एयर अ ह्यूज साइन अपीयर्ड आउटसाइड मिस्टर वाइट्स हाउस। फिर एक दिन एक साइन बोर्ड जो है लगा नजर आया बड़ा सा मिस्टर वाइट के हाउस। मिस्टर वाइट वही है जिनके 3 बच्चे थे जो जूते लेके गई थी, अब उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है, वाइट्स शू, वाइट्स होम ग्रोन शूज लिमिटेड, उसने कंपनी बना ली है। इट रीड, उस पर लिखा हुआ था इन लार्ज ब्राउन लेटर्स, लार्ज ब्राउन लेटर में, ही हैज़ बीन वेरी सीक्रेटिव अबाउट दैट फील्ड एट द बैक ऑफ हिज हाउस। वो बहुत राजदारी से अपने मकान के पिछले हिस्से में, ठीक है, काम करता रहा था। मिस्टर मार्टिन सेड टू हिज फैमिली, मिस्टर मार्टिन ने अपनी फैमिली से कहा, एंड नाउ आई सी वाई ही इज प्लांटेड ऑल दोज शूज वी हैव गिवन हिज चिल्ड्रन। और अब पता चला कि वो क्या बात थी, वो प्लांटेड उगाता रहा सारे जूते जो हमारे पास से वो लेके गया था 5 पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले चंद सालों में। एंड नाउ ही इज गॉट डजन्स ऑफ ट्रीज, अब उसके पास दर्जनों दरख्त हैं। ठीक है, द स्लाई ओल्ड फोक्स, यानी वो ये बहुत अक्लमंद चालाक जो है वो लोमड़ी की तरह है। दे से ही इज गोइंग टू मेक अ फॉर्चून आउट ऑफ इट, वो कहते हैं कि वो इससे पैसे बनाएंगे, दौलत बनाएंगे। सैड मिसेस मार्टिन बिटरली, मिसेस मार्टिन ने सख्ती से कहा। इट सर्टेनली सीम्ड एज इफ मिस्टर वाइट वाज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ये यकीनन नज़र आ रहा था कि मिस्टर वाइट उससे बहुत ज़्यादा दौलत बना सकते हैं। द आटम ही हायर्ड 3 वुमेन, खिज़ां के मौसम में उन्होंने 3 औरतों को हायर किया, काम पे रखा। टू पिक द शू फ्रॉम द ट्रीज, के वो जूते दरख्त से उतारे, एंड सॉर्ट देम इनटू डिफरेंट साइज, और उनको मुख्तलिफ साइज़ के अंदर अलहदा-अलहदा करें। देन द शूज़ वर रैप्ड इन टिश्यू पेपर, बाद में शूज़ को टिश्यू पेपर में रखा जाए लपेट कर, पैक्ड इन बॉक्सेस, और बक्स में पैक किया जाए, एंड सेंड टू द नियरेस्ट टाउन, और नए करीबी टाउन में भेज दिया जाए। टू बी सोल्ड, बेचने के लिए, एट 5 पाउंड अ पेयर, 5 पाउंड का जोड़ा। Mr. Martin gazed out of the window and he saw Mr. White drive past in a brand new car. मिस्टर मार्टिन ने झांक के देखा अपनी खिड़की से कि मिस्टर वाइट जो है वो गाड़ी में जा रहे हैं एक नई कार में। आई नेवर थॉट ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ माई ट्री, मैंने तो कभी नहीं सोचा अपने दरख्त से पैसे बनाने का। यू नेवर हैव बीन मच ऑफ अ बिजनेस मैन, तुम कभी भी एक बिजनेस मैन नहीं रहे लव, प्यारे। सैड मिसेस मार्टिन, मिसेस मार्टिन ने कहा काइंडली, बड़ी शफकत से या मेहरबानी से, यानी उसने शिकायत नहीं की बल्कि कहा नहीं तुम तो कभी भी जो है वो पैसा बनाने और बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। एनी वे आई एम ग्लैड ऑल द विलेज चिल्ड्रन कैन हैव फ्री शूज़, बहरहाल मैं इस बात से खुश हूँ कि सारे बच्चों को गाँव के शूज़ मिलते हैं फ्री। वन डे जॉन एंड मैरियन वर वॉकिंग इन द फील्ड बिसाइड, एक दिन जॉन और मारियन उस फील्ड में जा रहे थे। मिस्टर वाइट्स आर्चार्ड, जो मिस्टर वाइट का आर्चार्ड था, आर्चार्ड का मतलब बाग था, यानी अब वो अपने दरख्त को छोड़कर मिस्टर वाइट के बाग में दाखिल हो गए। मिस्टर वाइट हैड बिल्ट अ हाई वॉल टू कीप पीपल आउट, मिस्टर वाइट ने एक बहुत ऊंची दीवार बना ली थी ताकि लोग जो है वो बाहर रहें। बट ऑन टॉप ऑफ द वॉल अ बॉयज फेस सडनली अपीयर्ड, लेकिन दीवार के ऊपर से एक लड़के का चेहरा अचानक नमूदार हुआ। इट वॉज देयर फ्रेंड रिकी, ये उनका दोस्त था रिकी। ही लिफ्टेड हिमसेल्फ ओवर द वॉल, उसने अपने आप को दीवार के ऊपर से ऊपर किया, एंड जम्प डाउन बिसाइड जॉन एंड मारियन, और उसने छलांग लगाई उनके बराबर में। ठीक है। हेलो रिकी, सेड जॉन, व्हाट वर यू डूइंग इन मिस्टर वाइट्स गार्डन, तुम मिस्टर वाइट के गार्डन में क्या कर रहे हो। द बॉय ग्रिन्ड, लड़का बौखलाते हुए उसने कहा, यू विल सी, एंड ही रैन अबाउट इन द लॉन्ग ग्रास, तुम देख लोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो भागता हुआ चला गया लंबी लंबी घासों में। पिकिंग अप शू फ्रूट टिल हिज आर्म्स वर फुल, वो उठाता रहा नीचे से जूतों को हत्ता कि उसके आर्म भर गए। दे आर विंडफुल विंड फॉल्स फ्रॉम द ऑर्चार्ड, ये हवा के चलने से गिरे थे उस बाग में। आई थ्रू दैम ओवर द वॉल, मैं यहाँ से इसको उठा के दीवार के उस तरफ फेंक देता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू टेक दैम होम टू माई ग्रैंड
और मैं इसको फिर उठा के अपनी ग्रैंड मदर के घर ले जाता हूँ। शी इज़ गोइंग टू मेक अनदर शू फ्रूट पाई। वो इनसे शू पाई, शू फ्रूट पाई यानी इस फल का फ्रूट पाई बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं। पाई, मुरब्बा। सैड मार्टिन, मार्टिन ने कहा आई हैव नेवर थॉट ऑफ ईटिंग इट, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि इसे खाया भी जा सकता। व्हाट इज इट लाइक, ये कैसा लगता है। वेल द स्किन इज अ बिट टू टफ, ठीक है इसकी स्किन तो बड़ी टफ है, बट इफ़ यू कुक द इनसाइड विद लॉट्स ऑफ शुगर, लेकिन अगर आप इसके अंदरूनी हिस्से को पका लें बहुत सारी शुगर डाल के, इट इज़ वेरी नाइस, तो ये बड़ा अच्छा बन जाता है। माई ग्रैंड मैक्स लवली पाइज विद इट, मेरी जो दादी अम्मा है वो इससे बहुत अच्छा मुरब्बा बनाती हैं। कम राउंड एंड हैव सम इफ़ यू लाइक, आए अगर आप चाहें तो मैं आपको चेक कराता हूँ। So John and Marian helped Ricky carry his shoe fruit round to his grandmother's caravan. यानी फिर वो उन्होंने सारे जूते उठा के वो उसके रास्ते पे चले ग्रैंड मदर के। एंड दे ऑल हैड अ पीस ऑफ हर पाई, और फिर सब ने उन्होंने जो वो पाई बनाया मुरब्बा उसको सब ने खाया। इट हैड अ रिच ट्विस्ट स्वीट टेस्ट, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार मीठा था। स्ट्रॉन्गर देन एप्पल्स, एप्पल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड वेरी अनयूजुअल, और बहुत मुख्तलिफ था। जॉन एंड मारियन थो इट टेस्टेड लवली एंड व्हेन दे वेंट होम, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही लवली है। जब वो अपने घर वापस आए, दे पिक्ड सम ऑफ द फ्रूट दैट वाज लेफ्ट, तो उन्होंने भी कुछ फ्रूट उठा लिए थे। दैट वाज लेफ्ट ऑन द ट्री इन देयर गार्डन, जो उनके गार्डन में नीचे रह गए थे। लेट्स बेक इट, आओ इसको पकाते हैं। सैड मैरियन, मैरियन ने कहा आई हैव जस्ट लर्न हाउ टू मेक बेक एप्पल्स एट स्कूल, मैंने स्कूल में ही सीखा है कि एप्पल्स को कैसे बेक किया जाता है। मैरियन एंड जॉन कुक देयर शू फ्रूट विद रेजिन्स स्टफ्ड इनसाइड, दोनों ने उसके जो अंदर की रेजिन थी उसको निकाला और निकाल के उसको पकाना शुरू किया। एंड व्हेन देयर पेरेंट्स केम होम, जब उनके वालिदैन घर पर आए फ्रॉम वर्क, काम पे से, दे सर्व्ड इट अप टॉप विथ क्रीम, उन्होंने इसके ऊपर क्रीम डाल के उनको सर्व किया। मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन लाइक द फ्रूट एज मच एज द चिल्ड्रन डिड, उनको बहुत पसंद आया जैसे कि बच्चों को पसंद आया था। एज ही फिनिश मिस्टर मार्टिन बिगेन अ चकल, जब उन्होंने ये ख़त्म किया खाना तो मिस्टर मार्टिन जो है वो खिलखिला के हंसने लगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है जनाब, देखते हैं। हेयर आई हैव हैड अ मार्वलस आइडिया, यहाँ पर मेरे जहन में एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आया है। द नेक्स्ट डे ही ड्रो हिज ओल्ड कार इन टू टाउन, अगले दिन उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइव करते हुए टाउन तक ले गए। द बूट फिल्ड विद बक्सेस, जिसमें भरे हुए थे वो सारे बूट ऑफ शू फ्रूट के। ही स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट मार्केट, उन्होंने स्ट्रीट मार्केट में रुके। एंड स्पोक टू अ स्टॉल होल्डर, एक स्टॉल होल्डर से बात की। देन ही बिगेन टू अनलोड द कार, उन्होंने कार से उतारना शुरू किया। द स्टॉल होल्डर रोड समथिंग ऑन अ लार्ज साइन, स्टॉल होल्डर ने बड़े सा साइन बोर्ड बनाया, उस पर लिखा। एंड स्टक इट ऑन हिज स्टॉल, और अपने स्टॉल पर लगा लिया। ये उसने स्टॉल के ऊपर लगा लिया। 25 सेंट पर पाउंड, पेनी, यानी वो रुपए में बेच रहा था 5 रुपए, इन्होंने पैसों में बेचना शुरू कर दिया। सून अ क्राउड ऑफ पीपल हैड गैदर्ड राउंड, जल्दी ही बहुत सारे लोगों का मजमुआ जमा हो गया। लुक एट दैट, उसको देखने के लिए। शू फ्रूट 25 पेंस अ पाउंड, शू फ्रूट 25 पैसे में 1 पाउंड। आई पेड 5 पाउंड्स अ पेयर फॉर माई लिटिल बॉय, मैंने तो 5 पाउंड दिए थे अपने बच्चे के जूते के लिए। सैड वन वुमेन, एक औरत ने कहा। एंड शी लिफ्टेड अप हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया। पॉइंटेड एट द शू फ्रूट ही वॉज वेयरिंग, और अपने बच्चे के जूते दिखाए कि ये तो मैंने 5 पाउंड के लिए हैं। लुक आई पेड 5 पाउंड्स फॉर दोज एट द शू शॉप, देखो मैंने इसे 5 पाउंड में ख़रीदा है। एंड देयर हेयर दे आर सेलिंग द सेम थिंग फॉर 25 पेंस, और यहाँ पर ये सब लोग इसे 25 पैसे में बेच रहे हैं। ओनली 25 पेंस अ पाउंड, सिर्फ 25 पैसे में 1 पाउंड। शुड द स्टॉल होल्डर शाउटेड, द स्टॉल होल्डर ने चिल्ला कर कहा। पील ऑफ द स्किन, स्किन को उतार लीजिए।
and eat the tasty flesh inside, और अंदर के फ्लैश को आप टेस्टी पका के खा सकते हैं. लवली इन पाइज, बेक्ड और स्ट्यूड. आप उसे मुरब्बा बनाएं, उसे आग पे भूनें या उसका हलवा बनाएं. वेल आई सर्टेनली वॉन्ट गो टू द शू शॉप. अच्छा, अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगी उस दुकान के ऊपर. एंड पे 5 पाउंड्स अगेन, दोबारा से 5 पाउंड देने के लिए. सैड अनदर वुमेन, दूसरे औरत ने कहा. बाय द एंड ऑफ द डे, अगले दिन के इख्तिताम तक, द स्टॉल होल्डर वॉज वेरी हैप्पी. स्टॉल होल्डर बहुत खुश था. मिस्टर मार्टिन हैड गिवन हिम द फ्रूट फॉर नथिंग एंड नाउ हिज वैलेट वॉज बल्जिंग विद मनी. अच्छा, मिस्टर मार्टिन ने उसको फ्री में वो फ्रूट दिए थे और उसके बाद अब उसकी जेब में बहुत सारे पैसे आ गए थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर मार्टिन ड्रो इनटू टाउन अगेन. अगली सुबह मिस्टर मार्टिन फिर अपने टाउन आए. ही सा द साइन इन द शू शॉप दैट सेड. अब जो दुकान थी शू, उसके ऊपर एक और नया बोर्ड लगा हुआ था. वो क्या था? वाइट इज नेचुरल शूज. वाइट्स नेचुरल, उस आदमी का नाम है वाइट्स, उसके नेचुरल शूज. दे ग्रो विद योर चिल्ड्रन. ये वो शूज हैं जो आपके बच्चों के साथ बड़े होते हैं. बट न्यू साइन हैड बीन एडेड अंडरनीथ. और उसके नीचे अब नया साइन भी लिख के लगा गया था. ह्यूज रिडक्शन, प्राइस डाउन टू 25 पेंस अ पेयर. उन्होंने भी अब उसकी जो प्राइस थी वो 25 पैसे फी पेयर लगा दी थी. आफ्टर दैट एवरी वन वॉज हैप्पी. इसके बाद सब लोग खुश हो गए. द विलेज चिल्ड्रन स्टिल गॉट देयर शूज फ्रॉम फ्री फ्रॉम मिस्टर मार्टिन्स ट्री. वो विलेज के बच्चे अभी भी फ्री जूते खरीद रहे थे मिस्टर मार्टिन के. एंड पीपल इन द टाउन डिड नॉट माइंड पेइंग 25 पेंस अ पेयर इन द शू शॉप. और लोग अब 25 पैसे में एक पेयर खरीदने में भी बुरा नहीं मान रहे थे. एंड एनी वन कुड ईट द फ्रूट इफ दे लाइक. और उसे वो खा भी सकते थे अगर वो उसे खाना चाहें. ओनली मिस्टर वाइट वॉज नॉट हैप्पी. हाँ, मिस्टर वाइट जो है वो हैप्पी नहीं थे. ही स्टिल सोल्ड सम ऑफ हिज शूज. वो अभी कुछ ही जूते अपने बेच पा रहे थे. बट ही मेड लेस मनी देन बिफोर. लेकिन पहले के मुकाबले में उनकी आमदनी कम हो गई थी. डू यू थिंक आई शुड फील गिल्टी अबाउट मिस्टर वाइट. क्या तुम समझती हो कि मुझे गिल्टी फील करना है मिस्टर वाइट के सामने? मिस्टर मार्टिन सेड टू हिज वाइफ. मिस्टर मार्टिन ने अपनी बेगम से कहा. आई डोंट रियली थिंक सो. मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए. आफ्टर ऑल फ्रूट इज़ फॉर ईटिंग, इजंट इट. बहरहाल फ्रूट तो खाने की चीज़ होते हैं, क्या ऐसा नहीं है? एंड एनी वे सेड मैरियन. मैरियन ने कहा. वाज नॉट दैट वाट यू थॉट व्हेन यू फर्स्ट बरीड दैट ओल्ड बूट. ये तो वही बात नहीं थी जो तुमने सोची थी उस वक्त जब तुमने पुराना जूता दफनाया था. डोंट यू रिमेंबर. क्या तुम्हें याद नहीं है? यू प्रोमिस्ड अस स्ट्रीट बूट फॉर टी. तुमने कहा था कि हम इससे जो है वो इसकी जड़ी बूटी से चाय बना के पिएंगे. तो ये थी जनाब हमारी स्टोरी. ठीक है. ऐसा दरख्त जिस पे जूते उगते हैं, ये बिल्कुल एक नई अंदाज की स्टोरी थी. तो अब हम इस स्टोरी को जो है वो नेटिव ज़बान में सुनेंगे. The Shoe Tree. John and Marion were watching their father dig the garden. It was hard work, and after one very big spadeful, he stood up straight and mopped his brow. "Look, Daddy has dug up an old boot," said Marion. "What are you going to do with it?" asked John. "I'm going to bury it right here," said Mr. Martin. "There's an old wives' tale that says if you put an old shoe under a rhubarb plant, it grows much better." Marion giggled. "Will the boot grow?" "Well, if it does, we'll have stewed boot for tea." And he buried it. Later in the spring, gales blew down the rhubarb, and Mr. Martin went to pick the broken stalks. He noticed a new plant growing in the rhubarb patch. He didn't pull it up, though, because he wanted to find out what it was. He looked all through his gardening books, but he couldn't find anything like it.
"I've never seen a plant like this before," he told John and Marion. It was rather an interesting plant, so although it had soon pushed away what was left of the rhubarb, the Martins left it to grow. It grew very well, and by the following spring it was like a little tree, over 1 metre high. In the autumn, greenish-white fruit appeared, and very strange it was, all knobbly and funny shapes. "That fruit reminds me of something," said Mrs. Martin. Soon afterwards she realised what it was. "It's like boots, boots hanging up in pairs by their heel tabs." "They really are like boots," said John in amazement, touching the fruit. "Did you say boots?" said Mrs. Tripp, the next-door neighbour, peering over the garden wall. "Yes, our trees grow in boots." "Why, my young Bobby's getting old enough for boots," said Mrs. Tripp. "Can I come over and have a look?" "Of course. Come and see for yourself." Mrs. Tripp came round with her baby in her arms and held him up under the tree upside down. John and Marion held a pair of the fruit against his feet. "Not quite," said John. "Why not come back tomorrow and see if they've grown any more?" Mrs. Tripp brought Bobby round the next day, but the fruit was still too small. By the end of the next week, though, all the fruit was beginning to ripen to a shiny brown, and one day a pear seemed just the right size for Bobby. So Marion picked them and Mrs. Tripp put them on his feet. They were the perfect fit, and Bobby toddled up the garden path. John and Marion told their parents about it, and Mr. Martin said that anyone with babies who needed boots should come and pick a pair from the tree. Everybody in the village soon heard about the amazing shoe tree, and the next day there were crowds of women jostling through the garden gate with their children. Some lifted their babies up high so their little feet could be eased into the shoes to see if they fitted. Others held their children upside down to measure their feet against the fruit. John and Marion picked those that were left over and laid them on the lawn so they could put them in matching pairs. Then the mothers who had come late sat down with the children on their laps, and John and Marion went back and forth bringing pairs to be tried on until every child was fitted and every shoe fruit was taken. By the end of the day, the tree was stripped bare. One of the mothers, Mrs. White, brought her triplets and fitted each one with a pair of shoe fruits. When she arrived home, she showed them to her husband. "I got them free from the Martin's tree," she said. "Look, the skin's tough like leather, but inside it's really soft, so the shoes are good for children's feet. Isn't that clever?" Mr. White stared long and hard at his children's feet. "Take those shoes off them," he said at last. "I've got an idea." The next year, the tree produced bigger fruit, and because the children's feet had grown, they all found shoes to fit. And that's what happened every year. The shoe fruit grew to match the growing feet of the children. Then, one year, a huge sign appeared outside Mr. White's house. "White's Homegrown Shoes Limited," it read in large brown letters. "He's been very secretive about that field at the back of his house," Mr. Martin said to his family, "and now I see why. He's planted all those shoes we've given his children in the past few years, and now he's got dozens of trees, the sly old fox." "They say he's going to make a fortune out of it," said Mrs. Martin bitterly. It certainly seemed as if Mr. White was going to make a lot of money. That autumn, he hired 3 women to pick the shoes from the trees and sort them into different sizes. Then the shoes were wrapped in tissue paper, packed in boxes, and sent to the nearest town to be sold at £5 a pair. Mr. Martin gazed out of the window and he saw Mr. White drive past in a brand new car. "I never thought of making money out of my tree." "You never have been much of a businessman, love," said Mrs. Martin kindly.
Anyway, I'm glad all the village children can have free shoes. One day, John and Marion were walking in the field beside Mr. White's orchard. Mr. White had built a high wall to keep people out, but on top of the wall a boy's face suddenly appeared. He was their friend, Ricky. He lifted himself over the wall and jumped down beside John and Marion. "Hello, Ricky," said John. "What were you doing in Mr. White's garden?" The boy grinned. "You'll see." And he ran about in the long grass, picking up shoe fruit till his arms were full. "They're windfalls from the orchard. I threw 'em over the wall, and I'm going to take 'em home to my gran. She's going to make another shoe fruit pie." "A pie?" said Marion. "I never thought of eating it. What's it like?" "Well, the skin's a bit too tough, but if you cook the inside with lots of sugar, it's very nice. My gran makes lovely pies with it. Come round and have some if you like." So John and Marion helped Ricky carry his shoe fruit round to his grandmother's caravan, and they all had a piece of her pie. It had a rich sweet taste, stronger than apples, and very unusual. John and Marion thought it tasted lovely, and when they went home, they picked some of the fruit that was left on the tree in their garden. "Let's bake it," said Marion. "I've just learned how to make baked apples at school." Marion and John cooked their shoe fruit with raisins stuffed inside, and when their parents came home from work, they served it up, topped with cream. Mr. and Mrs. Martin liked the fruit as much as the children did. As he finished, Mr. Martin began to chuckle. "Here, I've had a marvellous idea." The next day, he drove his old car into town, the boot filled with boxes of shoe fruit. He stopped at the street market and spoke to a stall-holder. Then he began to unload the car. The stall-holder wrote something on a large sign and stuck it on his stall. Soon a crowd of people had gathered round. "Look at that! Shoe fruit! 25p a pound." "I paid £5 a pair for my little boy," said one woman, and she lifted up her child and pointed at the shoe fruit he was wearing. "Look, I paid £5 for those at the shoe shop, and here they are selling the same thing for 25p. "Only 25p a pound," shouted the stall-holder. "Peel off the skins and eat the tasty flesh inside. Lovely in pies, baked or stewed." "Well, I certainly won't go to the shoe shop and pay £5 again," said another woman. By the end of the day, the stall-holder was very happy. Mr. Martin had given him the fruit for nothing, and now his wallet was bulging with money. The next morning, Mr. Martin drove into town again. He saw the signs in the shoe shops that said, "White's Natural Shoes, they grow with your children." But new signs had been added underneath. Huge reductions, prices down to 25p a pair. After that, everyone was happy. The village children still got their shoes free from the Martin's tree, and people in the town didn't mind paying 25p a pair in the shoe shops. And anyone could eat the fruit if they liked. Only Mr. White wasn't happy. He still sold some of his shoes, but he made less money than before. "Do you think I should feel guilty about Mr. White?" Mr. Martin said to his wife. "I don't really think so. After all, fruit is for eating, isn't it?" "And anyway," said Marion, "wasn't that what you thought when you first buried that old boot? Don't you remember? You promised us stewed boot for tea." ठीक है, तो ये थी जनाब नेटिव आवाज़ के अंदर ये सारी स्टोरी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसके क्वेश्चंस आपको खुद जो है वो करने हैं। ठीक है, ये इसका सवाल है पहला। Why did Mr. Martin bury the old boot in the rub?
पैचेस, ये इसका जवाब भी इसमें यहाँ लिख दिया है। ठीक है, दूसरा सवाल है व्हाट हैपन टू द रबर प्लांट आफ्टर द गैल्स, क्या हुआ था उसके साथ, इसका जवाब भी इसमें लिखा हुआ है। मैंने इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी लिख दिए हैं, आपको क्वेश्चन भी देखना है और उसके साथ साथ इसका आंसर भी देखना है और अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखना है। ठीक है, ये तकरीबन 10 सवालात हैं इसमें और 10 के 10 सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं। आप सवाल भी पढ़िए, सवाल को कॉपी में उतारिए और जवाब भी पढ़िए और जवाब को भी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, तकरीबन ये 10 सवालात आपको इसी तरह से करने हैं। इसको आप वीडियो को रोक लीजिए और रोक कर पहले सवाल उतारिए, उसके बाद उसका जवाब पढ़ के जवाब उतारिए। इसके बाद हम चले गए फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। ये इसमें खाली जगह हैं, आपको जो भी टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से खाली जगह जो है वो भरनी है। ठीक है, ये आप खाली जगह भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में खाली जगह लिखने के बाद उस खाली जगह में जो मुनासिब वर्ड आएगा वो वर्ड भी आपको लिखना है। इसके लिए भी आप वीडियो को स्टॉप करें और स्टॉप करके पहले खाली जगह उतारें और फिर उसमें सोचें कि कौन सा वर्ड आएगा। उसके बाद ये MCQs हैं। MCQs भी 4 जवाब आते हैं हर सवाल के, इसमें से कोई एक जवाब सही है। पहले आपको अपनी कॉपी में वीडियो रोक रोक कर सवाल उतारना है और सवाल उतारने के बाद जो इसमें दुरुस्त जवाब है वो जवाब आपको सिर्फ लिखना है। तो इसमें MCQs भी तकरीबन 10 हैं। ये MCQs भी आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। MCQs के बाद ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि हर जुमले के बारे में सामने आपको लिखना है कि ये जुमला दुरुस्त है या ये जुमला गलत है। ठीक है, ये हर जुमला आपको अपनी कॉपी में उतारना हो। कॉपी में उतारने के बाद जुमला सही है या जुमला गलत है इसके लिए यहाँ पर ट्रू या फॉल लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी जनाब हमारी कहानी द शू ट्री। ये कहानी यकीनन आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी। इसका जो साउंड ट्रैक है और जो नेटिव साउंड के अंदर इस स्टोरी को सुनाया गया है उसको आप बार बार सुने ताकि आपको इंग्लिश सुनने की आदत हो जाए। ठीक है, अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।